मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई झलकारी बाई बोल रही हूं। मैं वही झलकारी बाई जिसने रानी लक्ष्मीबाई की ढाल बनकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। मेरा इतिहास तो आपने पढ़ा नहीं होगा, पर आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने वाले हूं जो बिकाऊ और चाटुकार इतिहासकार न कभी बता पाए हैं और न कभी बता पाएंगे। न कभी आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में मेरा नाम पढ़ा होगा और न कभी मेरी कहानी सुनी होगी। गंगूबाई जैसी कोठे पर बैठने वाली औरतों को आपके सामने एक वीरांगना की भांति बॉलीवुड द्वारा दर्शाया गया होगा, पर मेरी कहानी कभी देश की लड़कियों को नहीं दिखाई गई। परंतु मैं तो अपनी कहानी आपके सामने जरूर कहूंगी और आपको बताऊंगी कि अपने नायक चुनने से पहले उनके बारे में जरूर जान लें और सही नायकों का चुनाव करें, क्योंकि किसी भी देश के उत्थान और पतन के बीच सही और गलत नायकों का चुनाव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं वही वीरांगना झलकारी बाई हूं जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया, बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। मैं वही झलकारी हूं जिसके सर पर न तो रानी का ताज था और न सत्ता पर, फिर भी अपनी मिट्टी के लिए जी जान से लड़ी और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी और झांसी की उस भूमि को अपने लहू से सींचकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेरे जीवन में अनेक मुश्किलें, अनेक बाधाएं आई, लेकिन मैंने एक सच्चे देशभक्त की भांति सारी विपत्तियों का सामना किया। मैंने इन विपत्तियों से लड़ना सीखा, इन विपत्ति से भागने के बहाने नहीं ढूंढे। मैं अपने अपार साहस और वीरता से संपूर्ण भारत में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। लोगों के लोकगीतों में जगह बना ली, मैंने लोगों के हृदय में जगह बना ली, मैंने लोक कथाओं में जगह बना ली। आज मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाने आई हूं, तो आपसे निवेदन भी करती हूं कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता का जयकारा अवश्य लिख दें। उससे पहले मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ लाइनों से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आकर रण में ललकारी थी वो झांसी की झलकारी थी, गौरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। है इतिहास में झलक रही वो भारत की सन्नारी थी, आकर रण में ललकारी थी वो झांसी की झलकारी थी। अभी जो आपने कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां सुनी, उनमें आधी सच्चाई और आधा झूठ है। वाकई में मैं झलकारी भारत की वो नारी थी जिसने रणभूमि में अंग्रेजों को ललकारा था, लेकिन मेरा नाम इतिहास में झलक रहा है ऐसा कहीं नजर नहीं आता। इतिहास में झांसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई के नाम की गूंज सुनाई देती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां बच्चे बच्चे के मुंह पर हैं। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कहने वाली रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध के दौरान अपने नन्हे दत्तक बच्चे को पीठ पर बांधकर झांसी की सुरक्षा की बागडोर मेरे हाथ में सौंपकर खुद की सुरक्षा के लिए रणभूमि से पलायन करती है। आप सभी झांसी की रानी को पढ़कर बड़े हुए हैं। आज भी चौक पर उनका पुतला यह दर्शाता कि कैसे वह अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ने निकली थी। विडंबना यह है कि इतिहास इसे साहसिक कदम बताता है, पर यह साहसिक से ज्यादा, कहीं ज्यादा साहसिक है। परंतु साहसिक शब्द इसके लिए सही नहीं है, ये उससे कहीं ऊपर की कहानी है। कुछ महिलाएं से रानी लक्ष्मीबाई की मजबूरी बताती हैं, लेकिन एक बात वो चूक जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने दूध मुहे बच्चे को पीठ पर बांध कर निकली थी। उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। उसे सिर्फ युद्ध लड़ना ही नहीं था, बल्कि झांसी के उत्तराधिकारी को जीवित भी रखना था और उसे जीवन रक्षा के लिए ऐसी जगह भी पहुंचाना था जहां वह जीवित रह सके और एक बार फिर से झांसी के लिए कुछ कर सके। ये बात और है कि उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध भी लड़ा और अपने बेटे को पीठ पर भी बांध कर रखा। अंत में वो ग्वालियर में जनरल हीरोज से लड़ते लड़ते बलिदान हो गई। सबसे पहले मैं आपको मेरे जन्म और बचपन और मेरे द्वारा किए गए साहसिक कार्य के बारे में बताती हूं। मेरा जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोरी परिवार में हुआ था। मेरे पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था।
जब मैं 2 वर्ष की थी तब मेरी मां की मृत्यु हो गई थी। पिता ने मुझे एक लड़के की भांति पाला, मुझे घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया। उन दिनों की सामाजिक परिस्थिति के कारण मुझे कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन मैंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित अवश्य किया। इस देश में वीरता और पराक्रम के किस्से आपको अनगिनत सुनने को मिल जाएंगे। ये बात आपको मेरी जीवन गाथा में भी कदम कदम पर झलकती नजर आएगी। दरअसल मेरा संपूर्ण जीवन ही साहसपूर्ण घटनाओं से भरा था, जिसकी जानकारी इतिहासकारों ने नहीं ली। 10 साल की उम्र में जंगल में बाघ का अकेले सामना करते हुए कुल्हाड़ी के एक ही वार से बाघ को मार गिराना, इस साहसिक कदम का वाकया आग की तरह गांव में फैल गया। जो भी सुनता दंग रह जाता। कई लोग मुझे देखने गांव आते थे तो कुछ शास्त्रों के मारे इसे मेरे पूर्व जन्म से जोड़ने लगते। गांव के पंडित ने कहा, यह पूर्व जन्म का फल है, अवश्य जलकारी क्षत्रिय परिवार में पैदा हुई होगी। मेरे इस बहादुरी भरे कारनामों से भोजला गांव का दूर दूर तक नाम हो गया था। एक गांव से किसी दूसरे गांव कोई मुसाफिर, सैनिक, डाकिया, हरकारा गुजरता तो अन्य व्यक्ति से मिलने पर मेरे शौर्य की इस घटना का जिक्र किए बिना आगे नहीं बढ़ पाता। लोग ये भी पूछना नहीं भूलते थे वह किसकी बेटी है। आए दिन में कोई ऐसा कारनामा करती कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। ऐसा ही एक दिन गांव में आए डकैतों का सामना कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। पूंत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये कहावत शायद मुझ पर सही बैठती थी। बचपन में खेल खेल में अपने लिए मिट्टी का किला बनाने वाली मैं झलकारी नहीं जानती थी कि एक दिन मुझे झांसी के किले में जाने का अवसर मिलेगा और इस किले की रक्षा का भार मेरे कंधों पर होगा। इतना ही नहीं, रानी बनकर उस किले की हिफाजत करने की मुझ पर जिम्मेदारी भी आएगी। रानी लक्ष्मीबाई राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी में होने वाली राजनीतिक परिवर्तन को देखते हुए झांसी में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए न केवल सेना को मजबूत बनाना चाहती थी, बल्कि वे महिलाओं की भी सेना तैयार करना चाहती थी। उन्होंने मेरी बहादुरी के किस्से सुने थे, इसलिए रानी ने मुझे अपने महल में निमंत्रित किया। पहली भेंट में परिचय पूछने पर मैंने रानी से कहा था, सरकार है तो कौरिन। दोबारा नाम पूछने पर झलकारी दुल्हैया नाम बताया। समाज की निम्न मानसिकता के विपरीत अनेक विरोधों के बावजूद रानी ने अपनी सेना में दलितों को जगह दी थी। समाज में सबसे अधिक इस बात से खलबली मची थी कि एक दलित महिला को महिला सेना का कमांडर बना दिया गया। मैंने रानी से पूरण को भी मिल पाया था। इससे दलितों में उत्साह जागा था। वहां के वंचित लोग भी अपने आप को सम्मानित समझने लगे थे। और एक परंपरा जो चली आ रही थी सदियों से कि जो लोग क्षत्रिय नहीं होंगे वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, उस परिपाटी को तोड़ने का हम काम कर रहे थे। घर गृहस्थी के कामों के अलावा वे तलवार चलाना, भाला फेंकना, बंदूक चलाना, घुड़सवारी करना आदि का प्रशिक्षण लेने लगे। ये वह कौम थी जिसे देश रक्षा के लिए कभी भी हथियार उठाने नहीं दिया गया था। यूं कहे कि हथियार उठाने का मौका नहीं मिला था, या कभी मिला तो फिर धार्मिक रूढ़िवादियों ने उनके हाथ बांध दिए। लेकिन अब दलित पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी इसमें शामिल होने लगी थी और ये भारत के हिंदू समाज और भारत की बड़े गौरव की बात थी। यदि भारत के हर सत्ताधारियों ने इन्हें हीन न मानकर देश रक्षा के लिए हथियार दिए होते तो ये देश कभी भी गुलाम नहीं होता। झांसी के इस गांव में बदलाव की बयार चल रही थी और इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की सर्वश्रेष्ठ वीरांगना कहा जाता है, क्योंकि उसने उस हथियार में धार लगा दी थी जिसे किसी ने हथियार ही नहीं समझा था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो विद्रोह की शुरुआत की, उसकी चिंगारी झांसी में भी पहुंची। ऐसे समय पर पूरन कोरी और भाऊ बख्शी ने झांसी में विद्रोह का संचालन किया। इस दौरान मैं महिला विंग की कमांडर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में चिंतित थी कि कहीं रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के हाथ न पड़ जाए और ब्रिटिश सेना झांसी पर अपना पताका न फहरा दे। ऐसे में मैंने रानी को सुरक्षित स्थान पर चले जाने का सुझाव दिया। युद्ध की ऐसी कठिन परिस्थिति में रानी लक्ष्मीबाई मुझे इस तरह से छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, परंतु उन्हें मुझ पर भरोसा था। युद्ध की ऐसी कठिन परिस्थिति में भी मैं विचलित न हुई। मैंने धीरता और वीरता का अनोखा संगम बनाए रखा। रानी लक्ष्मीबाई ने मेरी पीठ थपथपाकर कहा था, झलकारी, तुमने बड़ी मेहनत की है। मेरे नेतृत्व में महिला सेना के साथ अन्य सैनिक भी डटे हुए थे। अचानक मेरी नजर दीवार के एक भाग से किले पर चढ़ रहे अंग्रेज सैनिक पर पड़ी।
मैंने अपनी बंदूक उठाई और दीवार के किनारे किनारे आगे बढ़े। मैंने अपने सिपाहियों से कहा, यदि गोरा इस दीवार के भीतर आ गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज बता देना है कि बुंदेल की जन्मी प्राण देकर भी झांसी की रक्षा करेगी। दुश्मन की मुंडी फोड़ दो, एक भी गोरा जिंदा वापस न जाने पावे।